हाँ, हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारा थर्मोडायनामिक्स का 15th लेक्चर है। इसमें हम आज सेकंड लॉ का डिस्कशन करेंगे थर्मोडायनामिक्स के। तो पहले आप जो फर्स्ट लॉ है उसके लिमिटेशंस को नोट करें और हेडिंग डालें ऊपर, लिमिटेशंस ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। उसमें आप फर्स्ट पॉइंट लिखें। देखिए, फर्स्ट लॉ डज नॉट मेंशन the condition. First law does not mention the condition under which work and heat conversion is possible. Work and heat conversion is possible. लिखा। फर्स्ट आपने पहले पढ़ा होगा फर्स्ट लॉ में कि हीट को आप वर्क में और वर्क को हीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अंडर कंडीशन नहीं है उसमें गिवन है, वो सेकंड लॉ में आएंगी। सेकंड पॉइंट नोट करें, दिस लॉ हैज नो आइडिया फॉर इंटरनल एनर्जी can be changed. This law has no idea for internal energy can be changed by adding or withdrawing the heat from the system this law has no idea for internal energy can be changed by adding or withdrawing the heat from the system or by doing work or obtaining work from the system थर्ड पॉइंट नोट करें, first law does not indicate the direction of heat flow. First law does not indicate the direction of heat flow. This law, इसी में लिखना, this law does not tell whether heat can flow. This law does not tell whether heat can flow from lower to higher temperature. जनरल में तो हीट हाई टेम्परेचर टू लो फ्लो होती है, लेकिन आपको मालूम है कि फ्रिज में उसका रिवर्स प्रोसेस है, हीट जो है वो लो टेम्परेचर से हाई को फ्लो होती है। एक और पॉइंट नोट करें, फोर्थ, फर्स्ट लॉ गिव्स नो इंफॉर्मेशन about the source of heat. First law gives no information about the source of heat, whether it is a hot or cold body. First law gives no information about the source of heat, whether it is a hot or cold body. अब आप हेडिंग डालें, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। इसमें दो स्टेटमेंट हैं, दोनों इक्विवेलेंट माने जाते हैं। फर्स्ट लिखें क्लॉसियस स्टेटमेंट, CLAUS,
CLAUS लिखा, IUS क्लॉसियस स्टेटमेंट लिखे, इट इज इम्पॉसिबल टू ट्रांसफर हीट, it is impossible to transfer heat from a cold body to a hot body without expenditure of work by an external energy source, इसमें आपने जो लिखा है वो जो रेफ्रिजरेटर है वो इसी के बेस पर है। आप रेफ्रिजरेटर में जो हीट फ्लो होती है वो आपका कहाँ से कहाँ होती है, कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी में, लेकिन उसमें वर्क करना पड़ता है, उसके लिए आप कंप्रेसर लगाते हैं, ठीक है ना, पूरा सिस्टम जो है। इसी में नेक्स्ट पैरा में लिखें, इट इम्प्लाइज दैट हीट विल नॉट फ्लो spontaneously from a cold body to hot body, from a cold body to a hot body. For example, refrigerator transfer heat. For example, refrigerator transfer heat from a cold body to a hot body with the aid of external work done, वो कंप्रेसर से होता है, with the aid of external work done. सेकेंड लिखें प्रिंसिपल, पहला क्लॉसियस स्टेटमेंट, दूसरा कैल्विन प्लैंक्स स्टेटमेंट। इट इज इम्पॉसिबल टू, इसी में लिखें, इट इज इम्पॉसिबल टू लिखा, इट इज इम्पॉसिबल टू ट्रांसफर हीट, सॉरी, इट इज इम्पॉसिबल टू कन्वर्ट all the heat, it is impossible to convert all the heat extracted from a hot body into work. It is impossible to convert all the heat extracted from a hot body into work. इसका जो एग्जाम्पल है वो आपका ये 2 व्हीलर 4 व्हीलर है। इसमें जब आप पेट्रोल या डीजल का कंबस्टन करते हैं तो अंदर जो हीट प्रोड्यूस होती है उससे आपको वर्क मिलता है, ठीक है ना। आपकी स्कूटर जो मूव कर रहा है वो मैकेनिकल वर्क है, ठीक है ना, पिस्टन मूव करता है उससे अप डाउन, लेकिन उसमें आपको एक सिस्टम लगाना पड़ता है कूलिंग के लिए। सारी हीट जो है वो वर्क में कन्वर्ट नहीं होती है, इसलिए सिंक लगाना पड़ता है, नहीं तो उसका फिर टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता चला जाएगा, ठीक है ना। तो सिंक लगाते हैं, कूलिंग सिस्टम लगा देते हैं कहें तो इसी में नोट कर दें। फॉर एग्जाम्पल इन ए हीट इंजन, फॉर एग्जाम्पल इन ए हीट इंजन, फॉर एग्जाम्पल इन ए हीट इंजन द वर्किंग substance takes heat from a hot body. For example, in a heat engine,
द वर्किंग सब्सटेंस टेक हीट फ्रॉम ए हॉट बॉडी, ब्रैकेट में लिख दो सोर्स, converts a part of it into work, and gives the rest heat to a cold body, ब्रैकेट में लिख देना सिंक। ये जो दोनों जो ये आपने स्टेटमेंट लिखे हैं, ये ध्यान रखना ये क्लोज साइकिल के लिए है, उसको लिखा देंगे, ओपन के लिए नहीं है, ठीक है ना। यानी कि जब पीवी वर्क बनेगा आपका डायग्राम पीवी वाला, तो वो क्लोज साइकिल बनेगी टोटल, ठीक है ना। स्टर्न जो होता है वो अपनी सेम सिचुएशन पर आ जाएगा वहीं वापस। तो नेक्स्ट लाइन एक दो पॉइंट अलग से लिख दे नीचे, टू स्टेटमेंट आर लॉजिकली इक्विवेलेंट, टू स्टेटमेंट्स आर logically equivalent and both statements are valid लिखा when operates in a cycle, इट लिख दो व्हेन इट ऑपरेट्स इन ए साइकिल, ये मेन पॉइंट है, ध्यान रखना, व्हेन इट ऑपरेट्स इन ए साइकिल। गर्मी में जो समर सीजन होते हैं उसमें जो वाटर होता है, खुला वाटर, जैसे तालाब में या कहीं पर भी, तो उसमें से वेपोराइजेशन होता रहता है, और वेपोराइजेशन से क्या होता है कि जो वाटर है ऊपर की वेपोराइज होकर एयर में मिलती रहती है, वो वेपोराइजेशन के लिए जो हीट लेती है वो वाटर से ले लेती है। तो अगर आप उसमें देखेंगे गर्मी में जो है वो तो वाटर काफी जो है बाहर के एटमॉस्फेयर से धीरे धीरे अंदर कूल होता रहता है। तो एक तरह से ऐसा लग रहा है कि हीट जा रही है कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी में, ठीक है, जा ही रही है, लेकिन वहां पर कोई मैकेनिकल वर्क डन नहीं हो रहा है क्योंकि वो ओपन सिस्टम है। हमारा ये स्टेटमेंट क्लोज सिस्टम के लिए है, ठीक है, ध्यान रखना, वो ओपन सिस्टम है, वो खुला है वो, ठीक। तो ये दो स्टेटमेंट हैं, ये दोनों इक्विवेलेंट माने जाते हैं सीधे सीधे। एक स्टेटमेंट जो है रेफ्रिजरेटर के बेसिस पर है, थ्योरी पर है, और दूसरा जो है वो आपके हीट इंजन के बेसिस पर है, ठीक है ना। दोनों इक्विवेलेंट माने जाते हैं, ध्यान रखना। नेक्स्ट हेडिंग डालें, रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस, देखो रिवर्सिबल प्रोसेस वैसे उनको बोलते हैं कि जैसे आप कोई पीवी डायग्राम अगर बनाते हैं, ठीक, आपने मान लीजिए पीवी डायग्राम में प्रेशर बढ़ रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, आपने कोई पीवी डायग्राम बनाया जैसे आइसोथर्मल और एडियाबेटिक का बनाते हैं आप, ठीक। तो अगर हम रिवर्स फॉलो करें, जैसे वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, प्रेशर भी इंक्रीज हो रहा है मान लीजिए, और आप रिवर्स फॉलो करें, वॉल्यूम कम करते जाएं, तो फिर उसी पाथ को फॉलो करें वो सेम पीवी कर्व को, समझ गए ना। अगर वापस आए सेम सिचुएशन पर कोई भी कर्व हो तो उसको रिवर्सिबल बोलते हैं। रिवर्सिबल प्रोसेस आइडियल प्रोसेस है, ठीक है ना, प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है, ठीक। तो लिखा रिवर्सिबल प्रोसेस में, ए रिवर्सिबल प्रोसेस इज वन which can be reversed. A reversible process is one which can be reversed in such a way that all the changes, a reversible process is one which can be reversed in such a way that all the changes taking place in the direct process, a reversible process is one which can be reversed in such a way that all the changes taking place in the direct process are exactly repeated in the inverse order and opposite sense
in the inverse order and opposite sense, and no changes are left, and no changes are left in any of the bodies, and no changes are left in any of the bodies taking part in the process or in the surroundings. No changes are left in any of the bodies taking part in the process or in the surrounding. Taking part in the process or in the surroundings. नेक्स्ट पैरा में लिखना, ए थर्मोडायनामिकल प्रोसेस, ए थर्मोडायनामिकल प्रोसेस। नेक्स्ट पैरा में लिखें, ए थर्मोडायनामिकल प्रोसेस टेकिंग ए सिस्टम, ए थर्मोडायनामिकल प्रोसेस टेकिंग ए सिस्टम फ्रॉम इनिशियल स्टेट टू फाइनल स्टेट. A thermodynamical process taking a system from initial state to final state is reversible. If process can be turned back, if process can be turned back, such that both the system and surrounding, such that both the system and surrounding return to their original states, return to their original state, return to their original states, and no other changes anywhere, and with no other लिखा, with no other changes anywhere else in the universe, with no other changes anywhere else in the universe. बिल्कुल नेचुरल है कि अगर कोई आप पीवी डायग्राम बनाते हैं तो अगर ये प्रोसेस जो है वो ए से बी को जाते समय है तो बी से ए को आते समय इसी पाथ को फॉलो करे तो रिवर्सिबल प्रोसेस है, ठीक है ना, और आइडियल केस है बिल्कुल. तो डायग्राम बना दें रिवर्सिबल का. ये आइडियल केस होने की वजह से जो है, अगर आप जो फिजिक्स में जो वैसी बुक होती हैं जिनमें डिटेल्ड थ्योरी लिखते हैं, इस पर बहुत डिस्कशन किए गए हैं रिवर्सिबल और रिवर्सिबल पर. है छोटा सा पॉइंट है, लिखिए, फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस following conditions must be satisfied. For reversible process, following conditions must be satisfied. For reversible process, following conditions must be satisfied. Number 1, the process should proceed. The process should proceed at an extremely slow rate. The process should proceed at an extremely slow rate. It means process is quasi static. QUASI, quasi dash लगाएं, static. It means प्रोसेस इज क्वाजी स्टैटिक. फ्रेज है, क्वाजी स्टैटिक का मतलब है स्लो प्रोसेस. इट मीन्स प्रोसेस इज क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस, यानी कि बिल्कुल डेड स्लो, धीरे धीरे पिस्टन को कंप्रेस करो. समझ गए ना? तो द प्रोसेस शुड प्रोसीड एट एन एक्सट्रीमली स्लो रेट. इट मीन्स प्रोसेस इज क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस so that the system is in equilibrium, so that the system is in equilibrium.
ब्रैकेट में लिखें शॉर्ट में मैकेनिकल कॉमा थर्मल कॉमा केमिकल, सभी तरह के इक्विलिब्रियम हो, मैकेनिकल थर्मल केमिकल, ब्रैकेट क्लोज करें, विद सराउंडिंग्स एट एवरी स्टेज, विद सराउंडिंग्स एट एवरी स्टेज। सेकेंड पॉइंट, यानी कि स्लो प्रोसेस होना चाहिए बहुत, ठीक है ना। सेकेंड पॉइंट, द सिस्टम शुड बी free from dissipative force like the system should be free from dissipative force like friction, नेचुरल है कि फ्रिक्शन होगा तो लॉस हो जाएगा, फ्रिक्शन कॉमा विस्कोसिटी, विस्कोसिटी भी फ्रिक्शन है, फ्लूइड फ्रिक्शन है, एंड इन इलास्टिसिटी, यानी आइडियल इलास्टिक होना चाहिए। आइडियल इलास्टिक का मतलब समझते हैं ना कि अगर उसको खींच के छोड़ देंगे तो पूरी तरह से अपनी ओरिजिनल पोजीशन को गेन कर ले, तब वो आइडियल इलास्टिक है। यानी कि एंड इन इलास्टिसिटी कॉमा इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, ये भी लॉस है, रेजिस्टेंस है, लॉस होता है, हाँ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस कॉमा मैग्नेटिक हेस्टेरिसिस, हेस्टेरिसिस मैग्नेटिक में लॉस होता है, वो आप 12th में पढ़ेंगे। मैग्नेटिक हेस्टेरिसिस HYS है, TERESIS, मैग्नेटिक हेस्टेरिसिस। तो ये सब डिसिपेटिव मतलब जो लॉस कर रहे हो, मतलब एनर्जी को लॉस कर रहे हो, जैसे फ्रिक्शन में लॉस होता है, ठीक है ना। एग्जाम्पल लिख दें, फिर भी कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है ना। हो सकता है 11th एग्जाम में आपको पूछ भी दें कि इनमें से आप बहुत सारे प्रोसेस दे दें, या वो कि इसमें से छांटिए कौन सा रिवर्सिबल है और कौन सा इरिवर्सिबल है, लेकिन है आइडियल केस। तो लिखें एग्जाम्पल में, मेल्टिंग एज वेल एज वेपोराइजेशन, melting as well as vaporization are reversible process, melting as well as vaporization are reversible process. On reversing the condition, vapor condense into liquid, vapor condense into liquid and liquid solidify, या liquid convert into solid. Next example, an ideal gas allowed to expand slowly, an ideal gas allowed to expand slowly and then compressed, an ideal gas allowed to expand slowly and then compressed in a cylinder fitted with frictionless movable piston, frictionless movable piston. Next example, slow compression and extension of spring, slow compression and extension of spring, यानी स्प्रिंग अपनी ओरिजिनल पोजीशन को गेन कर ले, स्लो मूवमेंट करें, हीट नहीं कन्वर्ट होना चाहिए। स्लो कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन ऑफ स्प्रिंग, और इलेक्ट्रोलिसिस को भी लेते हैं रिवर्सिबल में, एंड लास्ट लिख दें इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस में जो मास कलेक्ट होता है ना, एनोड या उस पर कैथोड पर आप लगाते हैं, अगर रिवर्स करंट कर दें तो वो मास हट जाएगा, तो इलेक्ट्रोलिसिस को भी लेते हैं।
लास्ट में लिख देना इट इज एन आइडियल कॉन्सेप्शन। रिवर्सिबल आइडियल कॉन्सेप्शन है, कहीं पर भी नोट कर दें, इट इज एन आइडियल कॉन्सेप्शन। नेक्स्ट लिखा है इरिवर्सिबल प्रोसेस। इरिवर्सिबल प्रोसेस लिखिए ए प्रोसेस विच डज नॉट सेटिस्फाई, ए प्रोसेस विच डज नॉट सेटिस्फाई any of the condition, a process which does not satisfy any of the condition for reversible process, a process which does not satisfy any of the condition for reversible process is called, reverse definition बना रखी है, condition for reversible process is called an irreversible process. A process which does not satisfy any of the condition for reversible process is called an irreversible process. देखिए irreversibility arises from two causes. Irreversibility arises from two causes. Number one, friction. Number two, finite temperature and pressure difference. Number one, friction. Number two, friction मतलब सभी लॉस हो गए. Number two, finite temperature and pressure difference. Finite temperature and pressure difference. जितने भी जो प्रैक्टिकल हैं एग्जाम्पल सभी वो सभी रिवर्सिबल हैं। लिखिए फॉर एग्जाम्पल डिके ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, डिके ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ये रिटर्न नहीं हो सकता डिके होने के बाद प्रोसेस। डिके ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। नंबर टू, प्रोडक्शन ऑफ हीट इनटू इलेक्ट्रिक करंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट, प्रोडक्शन ऑफ हीट ड्यू टू करंट और ड्यू टू फ्रिक्शन, दोनों लिख दो। प्रोडक्शन ऑफ हीट ड्यू टू करंट और ड्यू टू फ्रिक्शन। आप करंट से हीट प्रोड्यूस कर देंगे लेकिन हीट से फिर रिवर्स करंट नहीं मिल सकती है। टेम्परेचर डिफरेंस से मिलती है थोड़ी बहुत लेकिन बहुत कम होती है, ठीक है ना, टोटल रिवर्स नहीं मिल सकती है। नेक्स्ट एडियाबेटिक कंप्रेशन, वो वैसे ही फास्ट प्रोसेस है। एडियाबेटिक कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन, थोड़ा बहुत आइसोथर्मल डेड स्लो ले लेते हैं ना तो आप मान भी सकते हैं कि वो रिवर्सिबल में है। एडियाबेटिक कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन, फॉलिंग ऑफ वाटर, रस्टिंग ऑफ आयरन, रेडियो एक्टिव डिके, रेडियो एक्टिव डिके, हीट कंडक्शन एंड रेडिएशन, हीट कंडक्शन एंड रेडिएशन। लिखा, यानी कि इरिवर्सिबिलिटी जो है वो एक रूल है एक तरह से, समझ, एज ए रूल है, क्योंकि ऑल जितने प्रैक्टिकल प्रोसेस हैं उनके लिए एक तरह से रूल है, क्योंकि पॉसिबल नहीं है रिवर्स प्रोसेस, ठीक है ना। नेक्स्ट आप हेडिंग डालें एग्जाम, हाँ इसका वो बना दें एक छोटा सा डायग्राम, पीबी, ए से बी गए इधर को और बी से वापस आ गए, दूसरा पाथ रिटर्न, सेम पाथ रिटर्न नहीं होगा। नेक्स्ट हेडिंग डालें हीट इंजन, हीट इंजन, हीट इंजन ब्रैकेट में लिखें कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क, हीट इंजन ब्रैकेट में कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क।
conversion of heat into work. देखिए, a heat engine is a device which convert a heat engine is a device which convert a heat engine is a device which convert heat energy into mechanical energy. Heat energy into mechanical energy. Heat energy into mechanical energy. It consists of three parts. It consists of three parts. Number one, source of heat. Number one, source of heat at higher temperature. Source of heat at higher temperature. ब्रैकेट में hot body. Source of heat at higher temperature. ब्रैकेट में hot body. Number two, working substance. Working substance. लिखा. नंबर थर्ड, sink of heat. Sink of heat at lower temperature. Sink of heat at lower temperature. ब्रैकेट में लिखते हैं कोल्ड बॉडी. कोल्ड बॉडी. लिखा. ये इसका मॉडल है. ये आपका सोर्स हो गया टेम्परेचर T1 पर. ये Q1 हीट जो है वो देगा आपको. ठीक. वर्किंग सब्सटेंस से Q2 हीट जो है इसमें सिंक को चली जाएगी और W इसमें वर्क डन हो जाएगा. ठीक है ना. ये बिल्कुल इंजन के बेस पर है. ठीक है ना. सोर्स आपका जो वर्किंग सब्सटेंस है वो पेट्रोल और आपका पिस्टन सिलेंडर वो सब हो गया. ठीक है ना. अंदर एटमॉस्फेयर में जो हीट प्रोड्यूस हो रही है वो सोर्स हो गया. सिंक कूलिंग सिस्टम है. ये प्रैक्टिकली क्या है ना कि जो जब आपके जो इंजन वगैरह है ना या जो रेफ्रिजरेटर हैं इनका जो इन्वेंशन हुआ है तो पहले तो डिफिनीशन बनी है. उसके बाद ये ब्लॉक बनाए गए हैं. ठीक है ना. फिर ये प्रैक्टिकल उसमें आए हैं. इस तरह से पॉसिबल है. तो सोर्स T1 टेम्परेचर पर है. सिंक T2 पर ले लिया. ठीक है ना. W को आप ब्लॉक ले सकते हैं या डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं. W इधर जा रहा है वर्क डन में. ठीक है ना. यानी एरो हमारा ये वर्क डन का ही है. ये यहाँ पर वर्क डन होगा बाहर के सिस्टम में. Q1 Q2 T1 T2 सोर्स सिंक वर्किंग सब्सटेंस और वर्क डन है. ये हमारी जो साइकिल है ये क्लोज साइकिल होती है. इसमें इंटरनल एनर्जी का चेंज जीरो होता है. ठीक है ना. क्लोज साइकिल में याद है ना डेल्टा U जीरो. इसलिए यहाँ वर्क डन सीधे Q1 माइनस Q2 हो जाता है. लिखिए नीचे. इन एवरी हीट इंजन. In every heat engine, in every heat engine, the working substance, in every heat engine, the working substance absorbs some heat. In every heat engine, the working substance absorbs some heat from the source. From the source, comma, convert a part of it. Convert a part of it into work. ये हो गया. Convert a part of it into work. And rest of the heat is rejected to the sink. And rest of the heat is rejected to the sink.
in the cycle of change, in the cycle of change, the working substance, in the cycle of change, the working substance return to the initial state. In the cycle of change, the working substance return to the initial state. वापस आ जाएगा अपनी पोजीशन पर. The same cycle is repeated time and again. The same cycle is repeated time and again, and mechanical energy is obtained. Same cycle is repeated time and again, and mechanical energy is obtained continuously from the heat energy. From the heat energy. नेक्स्ट लिखें, सपोज Q1 is the amount of heat. Suppose Q1 is the amount of heat absorbed by the working substance. Suppose the Q1 is the amount of heat absorbed by the working substance from the source at T1K. Suppose Q1 is the amount of heat absorbed by the working substance from the source at T1K. Q2 लिख दें. Q2 is the amount of heat rejected. Q2 is the amount of heat rejected to the sink. Q2 is the amount of heat rejected to the sink at T2K. ये हो गया T1 T2. T1 ये है, T2 ये सिंक का. T2K. And W is the net amount of external work done. W is the net amount of external work done. W is the net amount of external work done. अब नेक्स्ट लाइन में लिखना, नेट अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब. कितनी हीट हो रही है एब्जॉर्ब, देख के बताएं. नेट अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब Q1 माइनस Q2. ठीक, Q1 ली उसने, Q2 तो दे दी सिंक को, तो एब्जॉर्ब कितनी करी है, Q1 माइनस Q2 लिख दो. नेट अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब, यही डेल्टा Q बन गई आपकी. Q जो लिखते हैं आप, डेल्टा Q इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2. ठीक, फिर लिखिए वर्किंग सब्सटेंस रिटर्न टू इट्स इनिशियल स्टेट. वर्किंग सब्सटेंस रिटर्न, आप क्लोज साइकिल भी लिख सकते हैं पेपर में. द वर्किंग सब्सटेंस रिटर्न टू इट्स इनिशियल स्टेट, हेंस चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो, क्योंकि वापस आ गया अपनी उसी स्टेट पर. चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा U इज इक्वल टू जीरो. लिखिए अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W. तो आपका डेल्टा Q जो है वो W के इक्वल हो गया, और डेल्टा Q आप निकाल चुके हैं Q1 माइनस Q2, तो W हो गया Q1 माइनस Q2 के इक्वल. ये नेट, इसका मतलब नेट अमाउंट ऑफ जो हीट एब्जॉर्ब है वही आपका एक्सटर्नल वर्क डन बाय द इंजन है. ठीक है ना, नीचे लिख दीजिए नेट अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब इज इक्वल टू नेट अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड इज इक्वल टू एक्सटर्नल वर्क डन बाय इंजन. नेट अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड इज इक्वल टू एक्सटर्नल वर्क डन बाय इंजन.
इसी में हेडिंग डालनी है, लिखिए थर्मल इफिशियंसी। थर्मल इफिशियंसी या सिंपल इफिशियंसी लिख सकते हैं आप, इफिशियंसी। इट इज डिफाइंड एज, इफिशियंसी क्या होती है वैसे? आउटपुट अपॉन इनपुट। ठीक, लिखिए इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, आउटपुट क्या मिल रहा है यहां पर? वर्क डन। इनपुट क्या है? जो हीट ले रहा है Q1। ठीक, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ नेट वर्क डन पर साइकिल बाय द इंजन। नेट वर्क डन पर साइकिल बाय द इंजन, नेट वर्क डन पर साइकिल बाय द इंजन to the total amount of heat absorbed, to the total amount of heat absorbed per cycle, to the total amount of heat absorbed per cycle by working substance, by working substance। तो इफिशियंसी हो गई आपका, आउटपुट W है और ये Q1 है। W की जगह डाल दीजिए Q1 माइनस Q2, ये अपान Q1, ये 1 माइनस Q2 अपान Q1 बन गया, W अपान Q1। ठीक है, ये फार्मूला बन गया इसका, ठीक है ना। और नीचे जरा 2-3 पॉइंट नोट कर दें। लिखिए फर्स्ट पॉइंट, दिस एक्सप्रेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ वर्किंग सब्सटेंस, क्योंकि यहाँ आइडियल गैस के लिए है, आप कुछ भी यूज करें। दिस एक्सप्रेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ वर्किंग सब्सटेंस, दिस एक्सप्रेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ वर्किंग सब्सटेंस। अगर Q2 0 हो जाए तो क्या होगा? इफिशियंसी कितनी हो गई? 1 मतलब 100%, वो पॉसिबल नहीं है। देखिए, इफ Q2 इज इक्वल टू 0, इफिशियंसी 100%। हाँ, सेकेंड पॉइंट पे लिख दें, इफ Q2 इज इक्वल टू 0, इफिशियंसी 100%, दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल। सो इंजन कैन नॉट कन्वर्ट, सो इंजन कैन नॉट कन्वर्ट ऑल द हीट इनटू वर्क। इफिशियंसी 100% का यही मतलब हुआ कि जितनी हीट Q1 ले सब वर्क में कन्वर्ट हो जाए। दिस इज नॉट पॉसिबल, सो इंजन कैन नॉट कन्वर्ट ऑल द हीट इनटू वर्क। थर्ड पॉइंट, Q2 लेस देन Q1, हमेशा Q2 लेस देन Q1 होगा। Q2 लेस देन Q1, क्योंकि थोड़ी बहुत हीट जरूर रिजेक्ट होगी, ठीक है ना। Q1 लेस देन Q1, so the efficiency is always less than 1, so the efficiency is always less than 1। इफिशियंसी कुछ नोट कर दें आप जो प्रैक्टिकल में है। लिखिए, इफिशियंसी ऑफ स्टीम इंजन, इफिशियंसी ऑफ स्टीम इंजन, स्टीम इंजन बॉयलर में यूज होता है। ये एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन है, क्योंकि बाहर से स्टीम प्रोड्यूस करके फिर ले जाते हैं टरबाइन वगैरह में मूव कराते हैं, ठीक है ना। और जो पेट्रोल डीजल इंजन है वो इंटरनल होते हैं, उसमें अंदर ही हीट प्रोड्यूस होती है। तो स्टीम इंजन 10 to 17%, 10 से 17, ये प्रैक्टिकल इफिशियंसी है, ठीक है ना। पेट्रोल इंजन 30 to 40%, 30 to 40%, डीजल इंजन 50 to 60%, 50 to 60%। थ्योरेटिकल काफी आती हैं, ये प्रैक्टिकल हैं आपकी, ठीक है ना, जो प्रैक्टिकल पॉसिबल हो रही हैं। तो ओके स्टूडेंट, हमने आपको आप सेकंड जला के दोनों स्टेटमेंट करा दिए, हीट इंजन का मॉडल आपको करा दिया है। कल इसी में हीट इंजन की जो इफिशियंसी का फार्मूला है आपका, उसको ड्राइव करेंगे, ठीक है ना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।